नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो भी पार्ट बना रखा है उन सब का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस चैप्टर का भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, चैप्टर 8 में हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोजिशन कौन कौन से हैं इसमें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। देखो, कह रहे हैं ना, द यूनिट्स डील विद क्या क्या पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस एंगल से सनरेज आती है, किस एंगल से सनरेज जाती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। फिर हीटिंग और कूलिंग एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। थर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशंस में हम देखेंगे इवेपोरेशन के बारे में, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, आखिर ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और फिर हम देखेंगे वर्ड्स क्लाइमेट के बारे में, जो कोपेन का वर्ड्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आखिर एटमॉस्फेयर की हमें इतना ज़रूरत क्यों है, क्यों इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है कि एयर बहुत ही इसेंशियल है हमें सर्वाइवल के लिए। जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि अगर जो ह्यूमन होता है उसको एक टाइम आप खाना ना दो तो भी वो चल जाएगा। ठीक है, विदाउट फूड भी वो सर्वाइव कर सकता है, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम। ठीक है, बट वाटर या फिर एयर के बिना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए। तो इससे ही आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर कितना ज़रूरी है। फिर एटमॉस्फेयर को यहाँ डिफाइन करके बोला है कि एटमॉस्फेयर क्या है। ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, बहुत से डिफरेंट गैसेस का ये मिक्सचर है आपस में। ये एक तरह का इन्वेलप है। इन्वेलप मीन्स क्या होता है, लिफाफा। ठीक है, ये ऐसा इन्वेलप है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसमें आप देखोगे कि बहुत से लाइफ गिविंग गैसेस। अब लाइफ गिविंग गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लांट्स के लिए। तो इसको हम लाइफ गिविंग गैसेस भी बोलते हैं। तो कई सारी गैसेस आप देखोगे, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह की सारी गैसेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब हम एयर बोलते हैं तो एयर में ये सारी गैसेस आ जाती हैं। फिर इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर की एवरेज हाइट क्या है अर्थ सरफेस से। तो इसको देखो, कह रहा है द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास। अर्थ का जो मास होता है, ठीक है, जो सरफेस होता है, इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, वो इंटीग्रल मतलब अंदरूनी भाग माना जाता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं माना जाता है। कह रहा है कि 99% टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फर्ड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। देखो, अब इसका जैसे मान लो ये 100% जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर होता है उसका 99% आपको सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर से 32 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे, इसी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कह रहे कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू अस इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन। अच्छा देखो, ओजोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अब ओजोन, ओजोन को देखना ना, ये दो तरह की ओजोन होती है, एक होती है बैड ओजोन और दूसरी होती है गुड ओजोन। तो यहाँ देखो इस फिगर में, जो ट्रोपोस्फियर है ये अर्थ का सरफेस है और ये है ट्रोपोस्फियर। तो जो ट्रोपोस्फियर और अर्थ के सरफेस के बीच में ओजोन पाई जाती है ये होती है आपकी बैड ओजोन। ठीक है, बैड ओजोन कहने का मतलब ये है कि अगर ओजोन लेयर, ओजोन की गैसेस इसमें पाई जाती हैं तो वो आपकी आंखों में जलन कॉज करेंगी। ठीक है, ये आपके लिए लाइफ प्रॉब्लम थ्रेट कॉज करेंगी। तो थोड़ा सा आप देखोगे बहुत धुंधला धुंधला या फिर जब फॉग वगैरह होता है तो ओजोन आ जाती है यहाँ पे। बट वहीं जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ये क्या करती है, जो सन से यूवी रेज आती हैं, जो हार्मफुल रेज आती हैं, उनको फिल्टर आउट का काम करती है। ठीक है, तो इसको हम गुड ओजोन बोलते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और बैड ओजोन बोलते हैं जो ट्रोपोस्फेयर में होती है। फिर यहाँ देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसको यहाँ देखो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हो कि यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, इन सबको लाइन से लगाया हुआ। ठीक है, यही इसकी क्रोनोलॉजी है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन सबसे कम पाया जाता है। तो आप इसकी क्रोनोलॉजी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है,
कह रहा है कि यहाँ पे वही बात बता रहा है कि बहुत से मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें वाटर वेपर भी देखने को मिलेगा, डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की, तो ये अलग अलग प्रोपोर्शन में पाई जाती हैं और अलग अलग हाइट पे पाई जाती हैं ये गैसेस। ठीक है। तो फिर आप देखोगे, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो इससे 90 किलोमीटर अगर ऊपर जाओगे तो इसी के बीच में आपको वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि और जो अर्थ का एटमोस्फेयर होता है, वहां से आपका 90 किलोमीटर अगर जाओगे आप अर्थ सरफेस से, तो उनके बीच में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मोस्टली देखने को मिलता है। फिर गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये एक मेट्रोलॉजिकल गैसेस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से देखो, ये कह रहे हैं ना, जब सोलर जब आपका सनराइज आता है अर्थ के सरफेस में, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो बिल्कुल आर पार चली जाती है। अगर यहाँ पे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, सन की रेज आ रही है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिहेव करता है, बिल्कुल आराम से सनरेज नीचे तक आएगी अर्थ की सरफेस पे। बट जब सनरेज वापस जाती है ना, तो ये ओपैक बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ओपैक बन जाता है। अब ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो बिल्कुल किसी को भी पास ना होने दो, बिल्कुल ऐसे भरे भरे होते हैं। ठीक है। इससे ये जो सनरेज है पास नहीं हो पाएगी। बस इसी की वजह से क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सोलर रेज आ तो जाती हैं, बट ये वापस नहीं जा पाती। और जब वापस नहीं जा पाती हैं, तो इसीलिए अर्थ का जो सरफेस है ना, वो हीट होना शुरू होता है। तभी आप देखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है। आप बहुत बार पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में क्या कॉज करता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? आप यहाँ पे इसका कारण समझ गए ना, क्यों? क्योंकि जब सनरेज वापस जा ही नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थ का सरफेस है, इसी को ये हीट करेगी। और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। फिर दूसरा है आपका ओजोन। ओजोन के बारे में मैंने आपको बताया जस्ट कि ये 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। गुड ओजोन, बैड ओजोन भी होती है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में आपकी बैड ओजोन और स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन, जो कि यूवी रेज को ये फिल्टर आउट करने का काम करती हैं। फिर थर्ड है आपका वाटर वेपर। अब देखो, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी बहुत अच्छा खासा पाया जाता है। कह रहा है इज अवेलेबल वेरिएबल गैसेस। ये एक वेरिएबल गैसेस है एटमॉस्फेयर में, जो कि डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो वाटर वेपर की मात्रा कम होते जाएगी। ठीक है। अगर आप वार्म या फिर वेट ट्रॉपिक में देखोगे, तो आपको ये 4% के आसपास में दिखेगा। ठीक है। अगर वहीं आप ड्राई या फिर कोल्ड डिजर्ट या फिर पोलर रीजन में देखोगे, तो ये आपको 1% से भी कम ये देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में। फिर इसके बाद आता है आपका डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स। अब देखो, डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के लिए। अब देखो, ये क्या होता है ना, कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट या फिर साल्ट पार्टिकल्स ना हो, तो क्लाउड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है। क्लाउड के फॉर्मेशन में जो भी आपका बीच सेंटर में न्यूक्लियाई का काम करता है, वो है आपके डस्ट और साल्ट पार्टिकल्स। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है। अब देखो, कह रहा है द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर। एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें, तो बहुत से लेयर हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें डेंसिटी वेरी करती है, टेम्परेचर वेरी करता है। वहीं अगर अर्थ के सरफेस की बात करें, वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम धीरे धीरे एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसको हम 5 मेन लेयर में बांटे हुए हैं। ठीक है, इनके हाइट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर को देखते हैं। ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर होता है। जैसे मान लो ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे अर्थ का सरफेस हो गया नीचे, और जस्ट इसके ऊपर है आपका ट्रोपोस्फेयर, इसीलिए सबसे बोला है इसको कि लोअर मोस्ट है। इसकी हाइट की बात करें तो 13 किलोमीटर के आसपास में लगभग ये आता है। अब देखो, कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ 13 किलोमीटर के ही आसपास में हो। कहीं कहीं आप देखोगे कि 12 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर के बीच में भी वेरी करता है। अगर रफली बात करें, तो पोल्स के आसपास में इसकी हाइट 8 किलोमीटर होती है। वहीं अगर बात करें इक्वेटर पे, तो इसकी हाइट आपको 18 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो इसकी हाइट कोई बहुत फिक्स नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी करता है ये। इसके थिकनेस की बात करें, तो हम इक्वेटर में देखेंगे कि इसकी थिकनेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। हीट ट्रांसपोर्ट होगा, तो एयर थोड़ा थोड़ा, एयर के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, तो इसीलिए थिकनेस बढ़ जाती है ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर पे। वहीं
पोल्स पे क्या होता है कि वहाँ पे थिकनेस बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो इसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास-पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ 8 किलोमीटर ही इसकी हाइट बताई जाती है। फिर इसके बाद कह रहा है कि दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। इसमें आप देखोगे कि डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलता है, वाटर वेपर देखने को मिलता है। जितने भी क्लाइमेट में या फिर वेदर में चेंजेस होते हैं, वो इसी लेयर में हमें देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज। अब देखो इस लेयर में क्या होता है ना, कि आप 165 मीटर की हाइट पे अगर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जैसे हम मान लो यहाँ पे बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे 165 मीटर की हाइट पे गए तो ऊपर जाके यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हाइट डिक्रीज होती है इसमें, ये आप लोग याद रखोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उनके लिए ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी में पाया जाता है बेसिकली आपके जितने भी जो गैसेस होते हैं, जो लाइफ गिविंग गैसेस होती हैं, वो इसमें कंसंट्रेशन उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन को सेपरेट करता है आपका ट्रोपोस्फेयर को। अब देखो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच में एक और हल्की सी लेयर आती है जिसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज में क्या होता है कि नीचे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और यहीं से क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो लेयर आती है वो है होती है आपकी ट्रोपोपॉज। फिर कह रहा है द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज। अब देखो ट्रोपोपॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ यहाँ पे एयर की टेम्परेचर आपकी -800 डिग्री सेल्सियस तक कवर करती है इक्वेटर के आसपास में। वहीं अगर हम बात करें पोल्स पे तो ये 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास में कवर होती है। कह रहा है द टेम्परेचर हियर्स इज नियरली कांस्टेंट। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा था, बट जैसे ही आप ट्रोपोपॉज पहुंचोगे ना तो थोड़ा बहुत आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बिहेव करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसके लास्ट में ट्रोपोपॉज जोड़ा है, यहाँ पे रुक जाती हैं ये चीज़ें। फिर इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ये आपकी ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर पाई जाती है। देखो यहाँ पे ट्रोपोपॉज है ना, जस्ट इसके ऊपर ये स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। ये आपकी 50 किलोमीटर की हाइट के आसपास में पाई जाती हैं। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसी में आपको मिलती है ओजोन लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में आपको ओजोन लेयर मिलती है जो कि यूवी रेज या फिर जो भी हार्मफुल रेज होती हैं सन की, उनको फिल्टर आउट करने का काम करती है। ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल रेज रहता है वो हमारे सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है और उससे हम सुरक्षित रहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेसोस्फेयर के बारे में। इसमें क्या होता है कि ये वाली लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर के आसपास में ये लेयर आपकी पाई जाती है। अच्छा इसमें क्या होता है एक बार फिर, जैसे देखो यहाँ अर्थ का सरफेस है, ठीक है, मान लो अर्थ का सरफेस है यहाँ पे। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, कम होता जा रहा था। बट जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर में इंटर करते हो टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगता है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। बट क्या होता है जब आप मेसोस्फेयर में इंटर करते हो तो एक बार फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि मेसोस्फेयर जो होती है ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। और यहाँ पे जाओगे जब तो ऊपर तक जाते जाते ये कम से कम -100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो सोच सकते हो कि कितना ठंड हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है इसमें जो सबसे ठंडी वाली लेयर है वो है आपकी मेसोस्फेयर। इसके बाद आता है आपका एनोस्फेयर। अब देखो यहाँ थर्मोस्फेयर को ही दो पार्ट में बांट देते हैं लोग। आप देखोगे कई कई सारी बुक्स में दी रहती है कि थर्मोस्फेयर को दो पार्ट में बांट देते हैं, जिसमें फर्स्ट आइनोस्फेयर और सेकंड एक्सोस्फेयर। तो चलो सबसे पहले हम आइनोस्फेयर को देखते हैं। ये आपका 80 से लेके 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं, और इसी की वजह से इस लेयर का नाम आइनोस्फेयर पड़ा हुआ है। इसमें देखो कि जो भी रेडियो वेव्स अर्थ के सरफेस से वापस जाती हैं उनको ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो उसी की वजह से हम रेडियो सुन पाते हैं, अपने घरों में डीटीएच पे वो टेलीविजन देख पाते हैं। तो इसी वाले लेयर्स में जितनी भी सैटेलाइट वगैरह जो होती हैं वो स्टेबल हैं। ठीक है, वो इन्हीं लेयर में लगाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में क्या है
कि ये थर्मोस्फेयर, इसको थर्मोस्फेयर भी बोला जाता है और सबसे हाईएस्ट लेयर पे पाई जाती है। सबसे ऊपर आप देखोगे तो ये एक्सोस्फेयर ही देखने को मिलती है और सबसे ऊपर होने की वजह से इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है और इसीलिए क्या होता है ना कि धीरे-धीरे ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। फिर इसके बाद है कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, जो वेदर्स एंड क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? इसमें सबसे पहले है टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशंस। देखो, ये सब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा वेदर या क्लाइमेट इफेक्ट होता है। कहीं टेम्परेचर आप देखोगे इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होगा, तो इक्वेटर पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर वहीं यही सेम चीज़ आप पोलर रीजन में देखोगे तो टेम्परेचर उतना नहीं होता है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो गई या फिर बारिश हो गया, रेनफॉल, ये सब सारी चीज़ें कम होती हैं। अब इसके कई सारे फैक्टर होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, तो ये सारे फैक्टर्स कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर कोई पूछे आपको कि वेदर एंड क्लाइमेट को इफेक्ट करने का कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो ये आप सारी चीज़ें उन्हें बता सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश किया है आप लोग उसे अच्छे से समझे होंगे। जो चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो या फिर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।